नमस्कार। भारत के संघीय ढांचे को समझना है तो सत्ता के इन दो सबसे ऊंचे पदों को समझना बहुत जरूरी है। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। अब देखने में तो ये पद एक जैसे लगते हैं ना, पर असल में इनकी शक्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम इसी फर्क की गहराई में उतरेंगे। तो सीधा सवाल यही है कि भाई कार्यपालिका का असली प्रमुख कौन है। देखिए, दोनों ही अपने अपने स्तर पर संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक को चुना जाता है तो दूसरे को नियुक्त किया जाता है, और यहीं से शुरू होता है शक्तियों का सारा खेल। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान में इन दोनों का दर्जा क्या है। फिर बात करेंगे इनकी नियुक्ति और कार्यकाल की। इसके बाद इनकी विधायी और कार्यकारी शक्तियों को आमने सामने रखकर तोलेंगे। और हाँ, क्षमादान और आपातकालीन शक्तियों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में उस चीज पर बात होगी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, राज्यपाल की विवेकाधीन भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। हमारे संविधान ने एक तरह की समानांतर व्यवस्था बनाई है। मतलब जो भूमिका केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति की है, लगभग वैसी ही भूमिका एक राज्य के लेवल पर राज्यपाल की होती है। दोनों अपनी अपनी सरकार के कार्यकारी प्रमुख हैं। पर यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और अहम फर्क सामने आता है। देखिए, राष्ट्रपति तो पूरे देश के, पूरे भारतीय राज्य के प्रमुख हैं, लेकिन राज्यपाल की भूमिका दोहरी है। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख तो हैं ही, साथ ही वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। और उनकी यही दोहरी भूमिका उन्हें केंद्र और राज्य के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी बना देती है, जो कभी-कभी विवादों की वजह भी बनती है। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी भूमिका की बात। अब सवाल ये उठता है कि इन इतने महत्वपूर्ण पदों पर कोई पहुंचता कैसे है। चलिए देखते हैं। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 के तहत उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कहने को तो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, पर असल में वो राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत पद पर बने रहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक केंद्र सरकार चाहे। और यही बात उनकी दोहरी क्षमता या ड्यूअल कैपेसिटी को और भी मजबूत कर देती है। और यहीं पर आता है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें हमारे सांसद और विधायक वोट डालते हैं, वो उन्हें चुनते हैं। दूसरी तरफ राज्यपाल नियुक्त होते हैं, उन्हें केंद्र सरकार की सलाह पर सीधे राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। तो एक है निर्वाचित, दूसरे हैं नियुक्त, इलेक्टेड वर्सेस अपॉइंटेड। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं इनकी शक्तियों की। सबसे पहले देखते हैं इनकी कार्यकारी और विधायी शक्तियों को। कार्यकारी शक्तियों में काफी समानता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को नियुक्त करते हैं, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। राष्ट्रपति तो हमेशा अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, पर राज्यपाल के पास कुछ मामलों में अपने विवेक यानी अपनी समझ से फैसला लेने की छूट होती है। और यहीं से कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। विधायी शक्तियों में भी एक बहुत दिलचस्प अंतर है। दोनों ही अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब संसद या विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। लेकिन असली फर्क आता है विधेयकों यानी बिल्स पर। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत एक चौथा और बहुत शक्तिशाली विकल्प होता है। वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं, और ये वो ताकत है जो अक्सर केंद्र राज्य के बीच तनातनी की वजह बनती है। ये है अनुच्छेद 123, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की ताकत देता है। ये एक तरह की असाधारण शक्ति है जो ये पक्का करती है कि अगर संसद सत्र में नहीं भी है तो भी जरूरी मामलों पर देश में कानून बनाया जा सके। अब बात करते हैं कुछ ऐसी शक्तियों की जो सीधे सीधे जिंदगी, आज़ादी और देश के सामने आने वाले बड़े संकटों से जुड़ी हैं। क्षमादान की शक्तियों में तो फर्क एकदम साफ है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे बड़ी बात, मौत की सजा यानी डेथ सेंटेंस को माफ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा बड़ा फर्क है कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालतों के फैसलों का। उन मामलों में भी क्षमादान का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये अनुच्छेद 72 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, ये संविधान का मानवीय चेहरा है। ये न्याय के साथ साथ करुणा को भी जगह देता है। ये शक्ति राष्ट्रपति को ये अधिकार देती है कि वो किसी भी सजा के मामले में दया दिखा सके। और जब बात आती है इमरजेंसी की, तो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में सिमट जाती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो या वित्तीय आपातकाल।
इसकी घोषणा सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। हाँ, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल सिफारिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए अब आते हैं उस पहलू पर जो राज्यपाल के पद को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाता है, उनकी विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स, खासकर जब बात राज्य के बनाए कानूनों की आती है। तो देखिए, जब कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास आता है, तो उनके पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। या तो वो उस पर साइन कर दें, ये मना कर दें, या फिर उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है, बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना, यही अक्सर विवाद की जड़ बनता है। ये एक तरह से राज्य की चुनी हुई सरकार के फैसले पर केंद्र का वीटो बन जाता है। और इसी खींचतान पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और साफ संदेश दिया है। तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल बिलों पर अपनी सहमति देने में अनिश्चित काल तक की देरी नहीं कर सकते। ये फैसला राज्यपाल की शक्तियों पर एक तरह का न्यायिक अंकुश है। वैसे कोर्ट का ये दखल कोई पहली बार नहीं हुआ है। एसआर बुम्मई केस को कौन भूल सकता है, जिसमें ये तय हुआ था कि राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अदालतों ने बार बार ये कहा है कि राज्यपाल की शक्तियां असीमित नहीं हैं और उन्हें संविधान के दायरे में ही काम करना होगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं। चलिए अब फटाफट से इन सारे बड़े अंतरों को एक जगह समेट लेते ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। तो मोटा मोटा हिसाब क्या है? पहला, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राज्यपाल नियुक्त होते हैं। दूसरा, मौत की सजा माफ करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास। तीसरा, इमरजेंसी लगाने की शक्ति वो भी सिर्फ राष्ट्रपति के पास। चौथा, अपने विवेक से काम करने की ज्यादा छूट किसके पास है? राज्यपाल के पास। और आखिर में सेना और विदेश नीति के प्रमुख वो भी सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। और अंत में हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका असल में है क्या? क्या ये पद सिर्फ एक संवैधानिक जरूरत है जो केंद्र और राज्यों के बीच पुल का काम करता है, या फिर ये केंद्र के हाथ में एक ऐसा राजनीतिक औजार बन गया है जिसका इस्तेमाल राज्यों पर नियंत्रण रखने के लिए होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।